आज भी देखो मैं बताऊंगा तुम्हें डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये लास्ट सब्जेक्ट है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसमें ये 75 घंटा पढ़ाई जाएगी ये, ठीक है। 3 आवर्स पर वीक, मतलब एक वीक्स में 3 घंटे, मतलब कि आधे आधे घंटा रोज़ मान लो, ठीक है। और वो तुम पर डिपेंड करते हैं तुम्हारे मास्टर को कितने दिन में पढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इसमें पहला टॉपिक तो ये बनेगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक बनेगा हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन, मतलब कि हिस्ट्री बतानी इसकी। वेरियस एक्ट मतलब बहुत सारे एक्ट्स से रिलेटेड बताना है जो ड्रग्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। और फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में बताना। अब दूसरा चैप्टर इसमें फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी एक्ट 1948 और इसके रूल्स क्या क्या। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताना, फिर डेफिनेशन बतानी है, फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बतानी है, और आगे लिखा इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन। इसके मतलब इसको संविधान के अलावा जो भी क्या तुम या नियम कायदे कानून वो बताने और इसके काम बताने। एजुकेशन रेगुलेशन बताना, स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग के बारे में बतानी है, मतलब जैसे यूपी स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, इस टाइप से। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसा कैसा होता है, इसका क्या क्या प्रोसीजर है वो सब बतानी। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, मतलब कोई फार्मासिस्ट अगर कोई गलती कर देता है तो उसको कैसे अपना बचाव करेगा, मतलब उसको कैसे क्या पेनल्टी पड़ेगी, ऐसे समझना इसको, ठीक है। फिर इसमें चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक बन जाएगा फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015, खाली इसके बारे में ही पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी यूनिट में है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट, और जो इसमें न्यू सुधार हुआ है उसके बारे में बताना। इसमें सबसे पहले तो बताना भाई ऑब्जेक्टिव, इसके डेफिनेशन बतानी, फिर लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू एक्ट एंड रूल्स ऑफ इम्पोर्ट ड्रग्स, लीगल डेफिनेशन बतानी है शेड्यूल की, ठीक है। एक्ट एंड रूल्स बताने इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, जैसे कोई हम इंडिया में रहते हैं, हमें विदेश से कोई दवाई मंगानी तो उसके बारे में क्या इसका क्या नया कानून है, या उसके क्या क्या रूल्स है वो बताने पड़ेंगे। इसी में है क्लासेस ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की क्लास बतानी, जैसे नारकोटिक हो गई या नॉर्मल ड्रग हो गई, ठीक है, ये बतानी है। एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट, मतलब ऐसी कौन सी क्लास, मतलब ऐसी ड्रग की क्लास बतानी है, और कॉस्मेटिक्स की जिनके आयात पर प्रतिबंध है, ठीक है, विदेश से हम नहीं मंगा सकते, उन ड्रग की लिस्ट बतानी है, ऐसे समझ लो। इम्पोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, हमें कोई दवाई इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, कौन सी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये इसी तीसरे चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बता रहा हूँ, उसको सही से पढ़ना। इसी में ये आ गया मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब कि कोई दवाई को बनाने पे जो प्रतिबंध है उसके बारे में बताना। एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग, और कुछ निश्चित ड्रग की जो सेल है उसके बारे में बताना। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन सी कंडीशन माननी पड़ेंगी या परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, उसके बारे में बताना। एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, जैसे कि ये एक ही बात है इसकी, तो ये था। आगे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट, अगर जो तुम टेस्ट के लिए कोई ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये एग्जामिनेशन के लिए और एनालिसिस के लिए कोई ड्रग बना रहे हो तो उसके लिए कौन सी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे समझ लो। मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, कोई नई ड्रग बनानी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस,
इन सबको लेने के लिए क्या क्या फॉर्म वगैरह भरने हैं, कौन कौन सी परमिशन लेनी पड़ेगी वो बतानी, ठीक। और ये स्टडी ऑफ शेड्यूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल C1, G, H1K, P, M, N एंड X में नारकोटिक आती हैं, N में न्यू ड्रग आती है शायद, M में मैन्युफैक्चरिंग आती दिखे नहीं, इसमें जैसे लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड है। H1 जो मतलब बिना डॉक्टर के लिखे हुए दवाई नहीं मिल सकती, उसके बारे में। C1 में या वैक्सीन वगैरह आती हैं जो बायोलॉजिकल से वो सब आते हैं, इसके बारे में तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसी तीसरे चैप्टर में आगे टॉपिक है सेल ऑफ ड्रग्स। इसमें होल सेल, जैसे होल सेल का मेडिकल होता है, रिटेल सेल जो मतलब छोटे मोटे मेडिकल होते हैं उनके लिए, एंड रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस रिकॉर्डेड टू बी केप्ट इन ए फार्मेसी, मतलब कि जो दवाई बेची उसका रिकॉर्ड रखना है आपको, कहने का मतलब ये है। इसी में आ गया एक टॉपिक बनेगा ड्रग प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया। वे दवाएं जिनके मैन्युफैक्चर मतलब कि बनाने पर बेचने पे प्रतिबंध है, वो ड्रग के बारे में बताना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, इसमें है ड्रग्स टेक्निकल्स एडवाइजरी बोर्ड, DTAB, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इस इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना, जैसे DTAB होगी, CDL होगी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये कोलकाता में। ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी मतलब DCC, गवर्नमेंट एनालिस्ट, मतलब कि जो बड़ी बड़ी लैब होती हैं उनमें गवर्नमेंट के एनालिस्ट होते हैं जो चेक करते हैं कि जो कंपनी दवाई बना रही है वो सही है या नहीं है, ठीक है। उसको सैंपल ले जाएगा लैब में। लाइसेंस अथॉरिटी, जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी है उनके बारे में बताना। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो कंट्रोल करती हूँ वो उन अथॉरिटी के बारे में बताना। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में बताना, ठीक है। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, क्या 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 काम है, उसके सब बताना। अब इसमें चैप्टर नंबर 4 है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, NDPS बोलते हैं इसको, NDPS एक्ट 1985 एंड रूल्स, इनकी फुल फॉर्म और ये कौन कौन से सन में पास हुई है, ये सारे एक्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कभी पूछ सकता है। अभी बताऊँगा भाई, आगे बताना एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो पढ़ लें हम। चौथी यूनिट पर चल रहे हम NDPS एक्ट बारे में। इसमें ऑब्जेक्टिव बताने, डेफिनेशन बतानी है, अथॉरिटी एंड ऑफिसर्स बताने हैं, प्रोहिबिशन, इस पर प्रतिबंधित है ये बताने, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, इसको कैसे कैसे कंट्रोल करना है रेगुलेट करना उसके बारे में, ऑफेंस एंड पेनल्टी, मतलब इस पर क्या क्या जुर्माना उर्माना पड़ सकता है उसके बारे में बताना, ठीक है। 5वीं यूनिट में है भाई ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ठीक है। मतलब कि जो जैसे कुछ बोलते हैं जादुई दवाई हैं, मतलब उन पे प्रतिबंधित है। जैसे को बस उसों में लगे रहते हैं पोस्टर से कि इन बाबा के पास आओ, ऐसे ऐसे इत्यादि दवाई खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके लिए है ये, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव बताने, डेफिनेशन बतानी, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टिजमेंट, मतलब कि जो कोई भी अपनी दवाई का मतलब प्रचार नहीं कर सकता कि ये दवाई ऐसी, इसको खाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उसके बारे में बताना हो, ठीक है। क्लास ऑफ एग्जम्प्टेड एडवर्टिजमेंट, क्लास बतानी है उन एडवर्टिजमेंट, ऐसे समझ लो हिंदी में, दिन मतलब कि प्रचार है इसमें, कुछ एडवर्टिजमेंट का मतलब यही है किन किन को छूट मिली हुई है, उन प्रचारों के बारे में बताना, उनके क्लास के बारे में, ठीक है। ऑफेंस एंड पेनल्टी बतानी है, यदि तुम ऐसे कुछ करते हो जो सरकार मना कर रही है, उन दवाई के बारे में प्रचार करते हो तो तुम्हें कौन सी सज़ा मिलेगी, क्या क्या प्रावधान है उसकी, ठीक है, ऐसे समझ। 6ठी यूनिट में प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एंड एनिमल्स एक्ट 1960, मतलब कि जानवरों पर तुम अगर कुछ अत्याचार कर रहे हो
तो उसके लिए एक एक्ट बनाया सरकार ने 1960 में, उसके बारे में बताना तुम्हें। ऑब्जेक्टिव्स बताने, डेफिनेशंस बतानी। CPCSE इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ब्रीफ ओवरव्यू, मतलब इसको एक मोटा मोटा आइडिया तुम्हें होना चाहिए, कहने को तो ये है। इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, IAEC, फुल फॉर्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जानवरों को स्टॉक करना, उनसे बच्चे पैदा करवाना, इसके बारे में पढ़ना। परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब जानवरों का परीक्षण कर जा रहा है उसके परफॉर्मेंस को देखना, बताना उसके बारे में। ट्रांसफ़र एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जानवरों को परीक्षण के लिए इधर उधर भेजना या उन्हें बांध के डाल लेना, उसके बारे में बताना। रिकॉर्ड्स इसके रखने अपने पास, नहीं रखोगे तो तुम पकड़े जा सकते हो। पावर ऑफ सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो तुमने सरकार से परमिशन ली है जानवरों का परीक्षण करने के लिए, उसको तुम्हें रिवोक कर लेंगे, सरकार रजिस्ट्रेशन को तुम्हारे रद्द कर देगी कुछ दिन के लिए, या हो सकता है परमानेंट भी कर दे। ऑफेंस एंड पेनल्टी, मतलब कि अगर तुम कुछ गलत करते पकड़े गए तो सरकार तुम्हें कौन कौन सी सज़ा देगी, कितने कितने पैसे का जुर्माना लगेगा, वो बताने। 7वीं यूनिट में बताना पॉइजन एक्ट, मतलब जहर से रिलेटेड है, 1999, इसका इंट्रोडक्शन बताना। ऑब्जेक्टिव बताना, इसका डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। पोजेशन, मतलब जहर को रखना, उसके वही बताना। पोजेशन फॉर सेल, बेचने के लिए अगर तुम वैसी दवाई को रखते हो, जहर वगैरह को रखते हो तो उसके बारे में बताना। सेल्स ऑफ एनी पॉइजन, किसी जहर को तुम बेच रहे हो तो उसके बारे में बताना। इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन, विदेश से अगर तुम जहर के इससे रिलेटेड कोई दवाइयाँ मंगाते हो तो उसके बारे में बताना, ठीक है। क्या क्या सज़ा मिलेगी तुम्हें, ये सब बताना उसमें। आगे है इसमें FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्ट एंड रूल्स। ब्रीफ ओवरव्यू एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, मतलब कि ऐसे समझ लो इसको, जैसे भी जो खाने पीने के सामान बनाने वाली जितनी भी कंपनी, उन्हें सब FSSAI के जो रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करने पड़ते हैं। यदि नहीं करोगे तो तुम्हें कौन सी सज़ा होगी, कितने पैसे का जुर्माना लगेगा, वो सब बताना। इसको इसमें बनाने के लिए स्टोर कहाँ करने हैं तुम्हें, वो सामान कैसे बनाने हैं, कैसे इसको बेचना है, लेबलिंग कैसे करना हो फूड को, सप्लीमेंट को, ये सब बताना है इसमें, ठीक है। 9 नंबर चैप्टर में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक्ट है ये, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स, DPCO, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013। ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव बताने, डेफिनेशन बताने। सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में दवाई को बेचना, उसके प्राइस के बारे में बताना। रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, खुदरा मूल्य जो है दवाइयों को, उसके बारे में बताना। रिटेल प्राइस एंड सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, मतलब कि रिटेल प्राइस और सीलिंग प्राइस के बारे में बताना। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 के बारे में बताना। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, NLEM, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 3 नंबर में। चैप्टर नंबर 10 है भाई, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये इसकी डेफिनेशन बतानी, एथिकल प्रिंसिपल बतानी और एथिकल प्रॉब्लम बतानी, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताना। रजिस्ट्रेशन, कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ट्रेड, मेडिकल प्रोफेशन एंड हिज प्रोफेशन, फार्मासिस्ट ओथ, इसमें फार्मासिस्ट ओथ 3 नंबर में आ सकती है, बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स, मतलब कि जैसे सफाई करवाती हैं, DNC करवाती हैं लेडीज़, उसके बारे में बताना कि कितने वीक्स तक तुम करा सकते हो, कितने वीक्स तक नहीं करा सकते। इसके साइलेंट फीचर्स बताने, अमेंडमेंट बताने, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं सरकार ने वो करें, उसके बारे में बताना।
कितने डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी डीएनसी कराने से पहले, कितने वीक्स तक के बच्चे को तुम गिरवा सकते हो ये बताना। चैप्टर 12 में रोल ऑफ ऑल गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज, जैसे कि CDSCO ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन फार्माकोपिक कमीशन IPC, इनके बाद दोनों के बारे में बताना। 13 चैप्टर में गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस GRP ऐसे भी पूछ सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, रिन्यूअल्स, ई गवर्नेंस, ये मतलब ये सब बताने। ई गवर्नेंस पे भी खाली टॉपिक आ सकते हैं, ध्यान रखना, मतलब पूछ सकते हो 3 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन। इन कम्युनिटी फार्मेसी में डॉक्यूमेंटेशन बताना, लाइसेंस के बारे में बताना, रिन्यूअल कैसे करवाओगे वो बताना, ठीक है। इसमें आगे बताना फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल बिजनेस, इंस्पेक्शंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस, मतलब मेडिकल डिवाइस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग ये सब बताना। चैप्टर नंबर 14 में है इंट्रोडक्शन टू BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, BCS सिस्टम की क्लासिफिकेशन बताना। मेरे याद नहीं रहे इसका BCS की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद हमारे में आई थी और मैंने लिख भी दी थी। अभी मैंने बहुत दिन से किताब खोली नहीं तो मेरे को जानकारी अभी इतनी रही नहीं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताने। ANDA और एब्रिएटेड न्यू ड्रग, ऐसे ही कुछ इसका अथॉरिटी दी है, न्यू ड्रग अथॉरिटी कुछ ऐसे ही है। न्यू ड्रग डेवलपमेंट एंड DD ऐसे पूछ सकते हो। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, ये पढ़ना 2019 के हिसाब से। ब्रांड नेम और जेनरिक नेम के बारे में पूछ सकते हो। ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट ये पूछ सकते हो। इंट्रोडक्शन टू पेटेंट लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पढ़ना। आगे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 में ब्लड बैंक, इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन, मतलब कि ब्लड बैंक खोलने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या और उसके ब्लड बैंक क्या काम करती है वे सब बताना। 16 नंबर में है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स, इसमें पढ़ना एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी, ठीक है, ये पढ़ना। चैप्टर नंबर 17 में है बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये तो किसी पैरामेडिकल कोर्स करोगे उसमें ज़रूर मिलेगा, हर किसी में। इसमें बेसिक एस्पेक्ट बताने, एस्पेक्ट को मतलब पहलू, ये क्या क्या पहलू है ऐसे समझो। एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मा मैन्युफैक्चर टू डिस्पोजल ऑफ फार्मा मेडिकल वेस्ट एट होम, मतलब कि जो एक्सपायर हुई दवाइयाँ उनको कैसे डिस्पोजल करोगे घर पे, कैसे उन्हें नष्ट करोगे उसके बारे में बतानी। फार्मेसी एंड हॉस्पिटल, मतलब फार्मेसी में और हॉस्पिटल में। चैप्टर नंबर 18 में बायो एथिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है इसका, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल बताना, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च कुछ ऐसी है, नेशनल एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट, ये बताना। चैप्टर नंबर 19 में इंट्रोडक्शन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कि जो ग्राहक हैं वो कुछ सामान खरीदते हैं यार, उनसे दुकानदार या फार्मासिस्ट कुछ ज़्यादा पैसा लेते हैं या गलत सामान देते हैं तो ग्राहक उस पर FIR कर सकता है या अपनी बात मतलब पुलिस से बोल सकते हो, उस पर सरकार कुछ एक्शन ले सकती है। इसके लिए एक एक्ट बनाएगा, ये इसीलिए बोलते हैं इसको कंज्यूमर एक्ट। चैप्टर नंबर 20 में है भाई इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मतलब जैसे कहीं पे बाढ़ आएगी, तूफान आंधी उंधी भूकंप वगैरह आएगा उसके बारे में ये चैप्टर पढ़ना तुम। इसको देश के प्रधानमंत्री के अंडर में आती है, जैसे फिलहाल हमारे मोदी जी उनके उसमें आती है। स्टेट लेवल पर अलग होती है, सेंट्रल लेवल पर अलग होती है, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रहती है। NDRF होती है इसमें, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स कुछ ऐसी होती है। 21 चैप्टर में मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस के मतलब मेडिकल डिवाइस में जैसे कि इन्हेलेशन वाली होती है, फेफड़ों में दवाई की वो मतलब इंजेक्शन वगैरह, ये मतलब बहुत टाइप की रहती हैं।
जैसे एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड की, MRI ये सब मेडिकल डिवाइस मान लो। बेसिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल, इसको कैसे बनाना और इसको कैसे बेचना उसके बारे में बताना, ठीक है। इसमें 21 चैप्टर है भाई, ठीक है। सबसे पहले तो हर चैप्टर का नाम पता होना चाहिए तुम्हें, और जितने भी शॉर्ट में ये NDA CDS CO वगैरह इनकी फुल फॉर्म, और ये जितने भी ये एक्ट या कानून बने ये कब कब बने इनके बारे में बहुत ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि 20 नंबर के तो एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर तुमने ये सही कर ली तो समझ पास हो जाओगे, ठीक है। अब आगे हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है।